हाँ, तो इंग्लिश का पेपर कैसा गया तुम सबका? अच्छा गया होगा। अच्छा, कोई बात नहीं, किसी का खराब भी गया तो कोई बात नहीं, साइंस पे फोकस कर लेते हैं कि साइंस में क्या होने वाला है। तो फिजिक्स का आज पूरा वन शॉट वीडियो देखते हैं और समझते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिसिटी में भाई क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आएगा, क्या क्या न्यूमेरिकल्स होंगे, तो देखते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी में हमको देखना है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, भैया इलेक्ट्रिक करंट क्या है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है? तो क्यू बाई टी। देखिए आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी। और एक और चीज, इसका ऐसा यूनिट क्या है इलेक्ट्रिक करंट का? एम्पियर। चार्ज का क्या है? कूलाम। सी से टाइम का क्या है? सेकंड। तो इसमें क्वेश्चन भी ऐसे ही देगा, कहेगा कि एक वायर है, एक वायर में इतना चार्ज फ्लो कर रहा है, इतने समय के लिए कर रहा है, कहेगा कैलकुलेट इलेक्ट्रिक करंट। फॉर्मूला लगा देंगे आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। कभी कभी क्वेश्चन में क्या रहेगा ना, कि क्वेश्चन में कहेगा ऐसे करके कि भाई एक वायर है, उसमें 5000 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं भाई, जा रहे हैं, समय दे रखा है 50 सेकेंड्स। तो यहां पे क्या लगाइएगा? आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। नहीं, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये आपका चार्ज नहीं दे रखा है, यहां तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया है। तो एक फॉर्मूला और क्या था? क्यू इक्वल्स टू एन ई, मतलब चार्ज इक्वल्स टू क्या था फॉर्मूला? एन ई। एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ई का मतलब चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर फॉर्मूला क्या लगेगा इस क्वेश्चन के लिए? इसके लिए लगाएंगे हम आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। क्यू इस क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, क्यू की जगह क्या हो जाएगा? एन ई बाई टी। और एन क्या है भाई? एन यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 5000। ई यानी चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। समय क्या दे रखा है? 50। भाई इसको इससे डिवाइड कर देंगे, 5 से इसको कर देंगे 100, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाने वाला है, ठीक। अब आगे देखते हैं कि हाँ, अब इस क्वेश्चन में यहाँ इलेक्ट्रिक करंट से और क्या डाउट आएगा। तो क्वेश्चन जो रहेगा ना आपका, ऐसा यूनिट मैंने क्या बताया एम्पियर में, क्वेश्चन में आपको दे देगा ना मिली एम्पियर में बाबू, मिली एम्पियर में, चाहे आपको माइक्रो एम्पियर में क्वेश्चन दिया रहेगा। जो आपका क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक करंट दिया रहेगा वो आपको मिली और माइक्रो में दिया रहेगा, लेकिन आपको उसको किस में बदल देना है? एम्पियर में बदल देना है। तो 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर इक्वल्स टू क्या होता है? 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर। और 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल्स टू क्या होता है? 10 टू द पावर माइनस 6 एम्पियर। ठीक, क्वेश्चन बना ले कुछ इस पर, चलिए बनाते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन क्या है कि करंट ऑफ 150 मिली एम्पियर फ्लोज थ्रू अ सर्किट फॉर 2 मिनट्स, फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज थ्रू अ सर्किट। बट भैया कहता है क्वेश्चन में कि एक सर्किट में ना करंट फ्लो कर रहा है, कितना करंट फ्लो कर रहा है? तो 150 मिली एम्पियर। कितने देर के लिए कर रहा है? तो 2 मिनट के लिए कर रहा है। मैंने अभी क्या सिखाया कि भाई करंट आपका मिली एम्पियर में है, तो आप इसको किस में बदल दीजिए? एम्पियर में बदल दीजिए। एम्पियर में बदलने के लिए क्या बताते हैं? 1 मिली एम्पियर इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर, यानी कि इसको भी क्या कर देंगे? 150 को 10 टू द पावर माइनस 3 से कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? एम्पियर में हमारा बदल गया, ठीक। समय क्या दे रखा है? 2 मिनट। 2 मिनट को किसमें बदल देंगे? सेकंड में, तो कितना हो जाएगा? 120 सेकंड। अब निकालना हमको क्या है इस क्वेश्चन में कि फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज। हमको चार्ज निकालना है। फॉर्मूला क्या था? आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी। तो क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आई इंटू टी। आई कितना है? तो 150 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू टाइम क्या रखा है? 2 मिनट यानी 120 सेकेंड। सॉल्व कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई? 1800। आई 10 टू द पावर माइनस 3 को अगर नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? 1000 ना जी। आगे 10 टू द पावर माइनस 3 नीचे आएगा तो 10 टू द पावर 3, यानी कि इसको ऐसे अच्छे से दिखाता है, 10 टू द पावर 3 हो जाएगा नीचे आएगा तो, यानी कि 18000 बटा 1000। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, क्या है आंसर? 18 कूलम। तो हमारा चार्ज कितना फ्लो कर रहा है जी इसमें? 18 कूलम। समझ में आया? तो क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिली एम्पियर में दे रखा है, कहीं कहीं आपको माइक्रो एम्पियर में भी रहेगा, तो माइक्रो एम्पियर को आपको बदलना होगा किसमें? एम्पियर में बदलना होगा। तो ये चीज को करना ना भूले, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आगे बढ़ने से पहले एक और चीज कि
अगर क्वेश्चन सीधा दिया रहेगा एम्पियर में, टाइम में, तब तो निकालने का जरूरत नहीं है। बाकी सारा चीज तो समझ गए हैं। अब आते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की ओर। तो क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? तो इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन अ पॉजिटिव चार्ज मूव फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इसका डेफिनेशन आपको याद रखना है। ठीक है, एग्जाम में पूछ सकता है आपसे। और सबसे पहले फॉर्मूला जान लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ना हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं, समझिएगा। V से रिप्रेजेंट करते हैं किसको? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। और क्या कहता है? अमाउंट ऑफ वर्क डन। अमाउंट ऑफ वर्क डन यानी कि W। भाई क्या वर्क कर रहा है? तो चार्ज वर्क कर रहा है, तो W अपॉन Q। तो यहां से हमारा क्या आ गया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला, मतलब V इक्वल्स टू W अपॉन Q। V यानी आपका क्या? पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप इसको कहिएगा। ठीक है, W का मतलब क्या हो गया आपका? वर्क डन। और Q का मतलब चार्ज। और एक और बात कि ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है सर, इसका यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट इसका याद रखना आपको, छोटा भी, छोटा भीम नहीं, छोटा भी। ठीक है, वोल्ट। वर्क डन का यूनिट क्या होता है सर? ऐसा यूनिट तो जूल होता है, इस बात को याद रखना है, जूल। चार्ज का क्या होता है? तो कूलम होता है, अभी मैंने बताया था। तो यहां से सवाल आपके आ सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल हो जाए। हाँ भाई, तो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में कि हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 3 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 15 वोल्ट। अब यहां पर ना हमको पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 15 वोल्ट। देखिए 15 वोल्ट हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, तो हम लिख देते हैं कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस हमारा 15 वोल्ट है और इसमें चार्ज कितना फ्लो कर रहा है? तो 3 कूलम कर रहा है। तो बताइए कि कितना काम हुआ, वर्क डन पूछ रहा। तो वर्क डन इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला? वर्क डन इक्वल्स टू क्या होगा? अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था, V इक्वल्स टू W अपॉन Q। अब यहां से देखिए V कितना दिया हुआ है? 15। वर्क डन निकालना है। Q क्या दिया हुआ है? 3। तो वर्क डन क्या हो जाएगा? 15 इंटू 3 45। ऐसा यूनिट क्या होता है वर्क डन का? जूल। वर्क डन कितना हो रहा है? 45 जूल। ठीक, अब इस क्वेश्चन में देखिए कि हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ 118 वोल्ट टू अ पॉइंट एट 128 वोल्ट। 128 वोल्ट, यहां पर ध्यान दें। अब यहां पे भाई दो पोटेंशियल दे रखा है। एक पोटेंशियल, इसको मान लेते हैं पोटेंशियल A। ठीक है, इसको मान लेते हैं पोटेंशियल B। तो दो पोटेंशियल दे रखा है, तो हमारा काम क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। तो भाई चलिए हम पोटेंशियल डिफरेंस PD क्या हो जाएगा हमारा? तो भाई पोटेंशियल ऑफ B माइनस पोटेंशियल ऑफ A, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट B माइनस पोटेंशियल ऑफ पॉइंट A, यानी 128 वोल्ट माइनस 118 वोल्ट क्या आ जाएगा जी मेरा? 3 वोल्ट। तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, यानी पोटेंशियल डिफरेंस यानी हमारा V जो हमारा कितना आ गया? 10 वोल्ट। क्वेश्चन में और क्या दे रखा है भाई? चार्ज दे रखा है, चार्ज दे रखा है 2 कूलम। पूछ क्या रहा हमसे? वर्क डन। सेम भाई यहां जैसे किए थे वैसे कर देंगे। तो फॉर्मूला क्या था? V इक्वल्स टू W अपॉन Q। और ये V क्या था मेरा? V कितना आया था? 10 वोल्ट। वर्क निकालना है, चार्ज क्या रखा है? 2। तो वर्क डन क्या हो जाएगा हमारा? 20 जूल। वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा? 20 जूल। याद रखिएगा, जब भी दो पोटेंशियल दिया रहेगा तो आप क्या कर दीजिएगा, इसमें बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दीजिएगा ताकि आपका V निकल जाए। हाँ, तो क्या है भैया? ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ समझिए। तो ओम्स लॉ जो होता है ना, रिलेशन होता है। किसके बीच का रिलेशन है? तो इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज और करंट का रिलेशनशिप। आपने देखा होगा कि भाई वोल्टेज बढ़ता है तो घर में करंट भी बढ़ जाता है, वोल्टेज कम होता है तो घर में करंट भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो इन्हीं दोनों के रिलेशनशिप को हम कहां पढ़ेंगे? ओम्स लॉ में पढ़ेंगे। थोड़ा एक समझो, जैसे कि मान लो ये एक वायर है, ठीक है, और ये है भैया इलेक्ट्रॉन, ठीक, और ये जो है ये इसको धक्का लगा रहा है। धक्का लगाने वाला कौन है मालूम है आपको? V। V क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को धक्का लगाता है और इसको रोकता है एक। और रोकता कौन है इसको? इलेक्ट्रॉन को। रेजिस्टेंस। मतलब कि देखो वोल्टेज जो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते जा रहा है? धक्का दे रहा है। और उधर से इलेक्ट्रॉन को रोक कौन रहा है? रेजिस्टेंस। तो देखो अब ओम्स लॉ को समझो। मैंने क्या बोला कि सर
क्या बोला कि पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बीच के रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, ओम्स लॉ। कैसा रिलेशनशिप है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है, यानी कि V इंक्रीज करेगा तो I भी इंक्रीज करेगा, V अगर डिक्रीज करता है तो I डिक्रीज कर जाएगा। हमेशा प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के बाद क्या होता है भाई, कांस्टेंट टर्म आता है। क्या आया कांस्टेंट टर्म, R आया। भैया R क्या है, वेयर R इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मैंने अभी डायग्राम में बताया था ना, कौन था, जो हमारे इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपोज करता है। जो धक्का दे रहा है वो कौन, वोल्टेज। जो इलेक्ट्रॉन को धक्का दे रहा है वो वोल्टेज, और जो इलेक्ट्रॉन को रोक रहा है वो है रेजिस्टेंस। ठीक, तो ये हुआ हमारा ओम्स लॉ का फॉर्मूला। हाउ मच करंट विल फ्लो थ्रू अ रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम इफ अ बैटरी ऑफ 18 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस इट। कहता है कि भाई कि रेजिस्टेंस इस क्वेश्चन में दे रखा है, मतलब इस सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 12 ओम, और इस सर्किट में कितना जो वोल्टेज प्रोवाइड किया जा रहा है बैटरी द्वारा वो कितना है, वोल्टेज कितना है भाई बोलो, 18 वोल्ट। निकालना क्या है हमको, करंट। अभी मैंने ओम्स लॉ का फॉर्मूला बताया था ना, क्या लगेगा, I इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला बताया था, V इक्वल्स टू I इंटू आर। तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V बाई आर। यहाँ पे लगा देंगे I इक्वल्स टू V बाई आर। V कितना है 18 वोल्ट, R कितना है 12 ओम। सॉल्व करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा, कमेंट में बताएं कितना आ जाएगा, 1.5। करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर। चलिए इसी में, हाँ तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक आयरन दे रखा है, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक आयरन है, ये क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोग को। एक इलेक्ट्रिक आयरन है, हम उसको वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं 220 वोल्ट, ठीक है, उसमें करंट का सप्लाई कितना हो रहा है उस इलेक्ट्रिक आयरन में, 10 एम्पियर। हमने क्या किया ना कि भाई वोल्टेज को थोड़ा सा क्या कर दिया, कम कर दिया, हमने कर दिया 110 वोल्ट, ठीक है, वोल्टेज हमने कम कर दिया, तो करंट भी क्या हो जाना चाहिए, कम हो जाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या था कि V बढ़ता है तो I बढ़ता है, V घटता है तो हमारा I भी घटेगा, तो यहाँ V घटा दिए तो I भी हमारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्या होगा I बताइए, दिमाग तो लगा दिए होंगे कि वो इसका आधा घटा है तो इसका भी आधा घटा, लेकिन कैलकुलेट करके आपको निकालना है। ओम्स लॉ का फॉर्मूला याद रखिएगा, इसी से बन जाएगा। यहां पर जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो क्या रहता है, हमारा कांस्टेंट रहता है, ठीक है, तो उस कांस्टेंट को निकाल लिया जाए तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V बाई आई। V कितना दिया है 220, I कितना दिया है 10, रेजिस्टेंस कितना आ गया 22 ओम। चलो भाई एक चीज तो पता चल गया ना, रेजिस्टेंस आ गया मेरा 22 ओम। यहां पे हमको क्या निकालना, I ना, तो ओम्स लॉ के फॉर्मूला में I इक्वल्स टू क्या होता है, V बाई आर। V कितना दे रखा है भाई 110, R कितना अपना 22 है ना, कितना हो जाएगा 22 पचे 110, 5 एम्पियर आंसर। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या होता है भाई, टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज, to resist the flow of charge is known as resistance, या which opposes the flow of charge is known as resistance। मैंने बताया था कि रेजिस्टेंस वो होता है जो हमारे चार्जेस को क्या करते हैं, अपोज करते हैं, जो हमारे चार्ज को अपोज करते हैं उनको रेजिस्टेंस कहा गया, ठीक है। किसी वायर में ज्यादा रेजिस्टेंस होता है तो किसी वायर में कम रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो हम मार्केट से सारा वायर थोड़ी ना खरीद लेते हैं, कुछ ही वायर खरीदते जाते हैं, सबसे पहले कहते हैं कि भैया हमको कॉपर का वायर दीजिए। क्यों भाई, क्योंकि कॉपर के वायर में क्या होता है, रेजिस्टेंस कम होता है। कॉपर के बाद बढ़िया सा कौन है भाई, अल्मुनियम है, तो अल्मुनियम इस्तेमाल करते हैं। भाई ढेर पैसे हैं, अंबानी के घर के हैं तो सिल्वर लगा लीजिए, ठीक है, वो भी बहुत बढ़िया है। तो चलिए कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जिन पर रेजिस्टेंस हमारा डिपेंड करता है वो देख लीजिए। मतलब फैक्टर्स, हेडिंग लिखिएगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर या फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर,
देखा जाए भाई क्या क्या वो फैक्टर्स है। तो सबसे बच्चा पहला फैक्टर है हमारा लेंथ ऑफ द वायर। लेंथ ऑफ द वायर समझिएगा, लेंथ ऑफ द वायर। जैसे मान लीजिए एक वायर ये है ए और एक वायर है ये बी। अब हम मान लेते हैं कि कोई गिवन वायर लिए, लेकिन एक वायर की लंबाई आप देख रहे हैं कि बड़ा है, एक वायर का लंबाई जो है छोटा है। हम पूछे कि भैया किसमें सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, आपको पता है? नहीं पता है तो यहां पर ये रिलेशन याद रखिएगा, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा ही बढ़ेगा, यानी जितना लेंथ बढ़ेगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा बढ़ते जाएगा। तो किसमें ज्यादा रेजिस्टेंस है, ए वायर में कि बी वायर में? ए वायर में, क्योंकि ए का लेंथ बड़ा है, लेंथ बड़ा है तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। दूसरा कौन सा फैक्टर है भाई, इस पर हमारा वायर जो है रेजिस्टेंस जो हमारा डिपेंड कर रहा है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर क्या होता है, मतलब कहने का मतलब है वायर की मोटाई। जैसे मान लीजिए, इसको समझने के लिए तो ऐसे याद रखिएगा, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इनवर्सली का मतलब समझते हैं ना कि अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, यानी आप एरिया बढ़ाइएगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, अगर एरिया घटाइएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो दो वायर ले लेते हैं फिर से, एक ए वायर और एक बी वायर। तो देखो भाई दोनों का ना लंबाई हम सेम लेने वाले हैं, दोनों वायर का। एक वायर ए हो गया और एक वायर बी हो गया, दोनों का लेंथ सेम है भाई, ठीक है। लेकिन ज्यादा रेजिस्टेंस किस में होगा, ए में होगा, क्योंकि इसका एरिया कम है, एरिया कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, इसको ध्यान रखना है। तीसरा भाई टेम्परेचर। अब टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है भाई हमारा रेजिस्टेंस। कैसे, मान लीजिए कि अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे ना, तो टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो वायर्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे थे तो अदर इलेक्ट्रॉन्स उनको क्या करेंगे, अपोज करेंगे। मतलब इसको ऐसे समझिए कि टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ऐसा समझो, मान लो कि हम ही इलेक्ट्रॉन है जो वायर में क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, तो और भी अदर एटम्स तो होंगे, और टेम्परेचर बढ़ा दिया गया, टेम्परेचर बढ़ा देने की वजह से सबकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, मतलब कि जो अदर एटम्स थे वो हमको क्या करने लगेंगे, रोकने लगेंगे, मेरे बीच में आने लगेंगे। तो बीच में आने लगे तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ ही ना गया, हमको मेरे लिए तो रुकावट हो गया। तो भाई टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से रेजिस्टेंस आपका बढ़ जाता है। और आखिरी चौथा, नेचर ऑफ द मटेरियल। यहां पे कहता है कि मटेरियल पर भी आपका क्या करता है, डिपेंड करता है। जैसे किसी वायर में रेजिस्टेंस कम होता है तो किसी वायर में रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। ये हो गया। हाँ तो चलो अभी हमने क्या देखा कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। दूसरा क्या देखा हमने कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब यहां से बाबू एक फॉर्मूला हमको आ जाने वाला है। कौन सा फॉर्मूला आ जाएगा, तो देखिए L/A, ठीक है। अब यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, रो L/A। ये रो क्या है सर, मतलब रोना है क्या, नहीं रोना नहीं है, रो यानी कि रेसिस्टिविटी, ठीक है। रेसिस्टिविटी यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो रो इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या आ गया, RA/L, ठीक है। तो सर ये अब क्या क्या पढ़ा दे रहे हैं सर, एगो रेजिस्टेंस बताएं सर, एगो आप रेसिस्टिविटी ला करके फॉर्मूला पटक दिया हमारे सामने। तो क्या है रेजिस्टेंस और क्या है रेसिस्टिविटी, ये समझिए। रेजिस्टेंस बच्चा प्रॉपर्टी है जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स को रोकने का जो नहीं होता, रेजिस्टेंस मैंने क्या बताया, विच अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्ज। तो चार्जेस के रोकने की प्रॉपर्टी को रेजिस्टेंस कहा जाता है। और सभी वायर में क्या होता है, अलग अलग होता है, कोई ज्यादा रोकता है कोई कम रोकता है, तो उसको बताता है कौन, रेसिस्टिविटी। कि हाँ भाई हमारा गिवन वायर में कितना रेजिस्टेंस है, कितना रेजिस्टेंस नहीं है। और रेजिस्टेंस तो रोकने को कहते हैं। तो ये दोनों में क्लियर हुआ, ठीक। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पहले देख चुके थे ओम्स लॉ में, रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला यहाँ है। रेसिस्टिविटी के फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं कि किसी भी गिवन वायर में कितना स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, ठीक। ऐसा यूनिट इसका क्या हो सकता है, तो रेजिस्टेंस का क्या होता है ओम, A4 क्या होता है, एरिया यानी कि मीटर स्क्वायर,
एल यानी लेंथ, या इसका भी मीटर, मीटर से कट जाएगा, यानी कि रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या हो जाएगा, ओम मीटर। ठीक, अब ये रेसिस्टिविटी हो गया। थोड़ा सा आप देख लेते हैं कॉम्बिनेशन कि कौन कौन सा कॉम्बिनेशन होता है। भाई एक सीरीज पढ़ा होगा आपने, एक पैरेलल पढ़ा होगा, तो उसको देख लेता हूं और मैं फॉर्मूला बता देता हूं। यहां पर देखिएगा, ये जरा बताइएगा कौन सा कॉम्बिनेशन है। देखिए सारे रजिस्टर एक ही वायर में है, यानी कि कैसा कॉम्बिनेशन बच्चा, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक, अब देखो यहां पर क्या है कि देखो अब यहां देखो, यहां पर क्या है, यहां पर R1 R2 सब एक ही तार में है, मतलब यहां से आपका करंट जा रहा है, तो सब में सेम करंट जा रहा है ना। तो सीरीज में हम क्या देख रहे हैं कि भाई हर जगह करंट क्या है मेरा, मतलब आई फॉर करंट, आई मेरा हर रजिस्टर पर क्या है, सेम है। बट एक बात याद रखना है, यहां पर ना हर रजिस्टर पर आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस यानी आपका अलग होने वाला है, डिफरेंट। इस बात को याद रखना है। सीरीज में हर जगह करंट का वैल्यू क्या रहेगा, सेम। मतलब यहां से 2 एम्पियर का करंट निकला ना, तो 2 एम्पियर इसके पास भी होगा, इसके पास भी होगा और इसके पास भी होगा। ठीक, और लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस हर जगह क्या होगा, अलग होने वाला है, डिफरेंट होने वाला है। अब थोड़ा पैरेलल में देखो, मान लो कि यहां से करंट गया, हमारा करंट यहां से गया, अब यहां से करंट जाने के बाद क्या हो गया, करंट हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना जी। मान लो 3 एम्पियर का करंट जा रहा था, तो कुछ एम्पियर इधर चला गया, कुछ इधर चला गया, कुछ इधर चला गया, मतलब हर रजिस्टर पर अलग 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 करंट जा रहा है। तो इससे समझ में आ गया कि अच्छा, मतलब करंट हर जगह रजिस्टर पर क्या होगा, पैरेलल में अलग होने वाला है। बट पोटेंशियल डिफरेंस हर जगह क्या रहेगा, सेम। अगर जितना पोटेंशियल यहां पर है उतना ही पोटेंशियल यहां पे भी होगा, इतना ही यहाँ पर। तो पीडी हम क्या रख देते हैं, सेम, यानी वोल्टेज हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हर जगह सेम रहेगा। तो सर सीरीज का फॉर्मूला आपने नहीं बताया, तो बच्चा सीरीज का फॉर्मूला होता है R1 R2 एंड R3 एंड सो ऑन, जितने भी रजिस्टर लगे हुए हैं। पैरेलल का भी बताइए सर। अच्छा, पैरेलल का फॉर्मूला होता है 1/R1 1/R2 1/R3 एंड सो ऑन। क्लियर हो गया। इसका ना कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी है। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस में बात कर लेते हैं। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में है क्या, अगर एक भी चीज ब्रेक हो जाए ना, तो यहाँ से करंट का सप्लाई क्या हो जाने वाला है, बंद हो जाना। मतलब ये तो काम अब नहीं करेगा, साथ में भी ये भी काम करने वाले नहीं है, क्योंकि सर्किट ब्रेक हो चुका है, करंट फ्लो होने वाला नहीं है। तो इसीलिए हमारे घर में सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं रहता। दिवाली वगैरह में जो सीरीज बल्ब खरीदते हैं, देखते होंगे एक बल्ब खराब होता सारे बल्ब खराब हो जाते हैं, क्योंकि वो सीरीज कॉम्बिनेशन रहता है। पैरेलल हमारे घर में कैसा है सर, तो ये पैरेलल वाला है। मान लीजिए एक फ्लोर की लाइट चली गई, तो सर्किट थोड़ी ना ब्रेक हुआ, करंट तो यहां से अब जा ही ना रहा है। ठीक है, तो इसी के लिए हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन कराते हैं कि अगर कहीं कुछ गड़बड़ी हो भी जाए तो बाकी के जगह लाइट नहीं जाएगा। ये हुआ हमारा पैरेलल। और क्या, सीरीज में क्या होता है ना कि रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होता है, इस बात को याद रखना है। रेजिस्टेंस अच्छा है क्या हमारे लिए, नहीं अच्छा है। अभी हम लोग अपने घर में तार वार लगा रहे हैं, तो ऐसा ही तार लगाएंगे भाई रेजिस्टेंस कम हो। रेजिस्टेंस का तो इस्तेमाल हम वहां करते हैं जहाँ हीटिंग इफेक्ट आए, अभी तो हीटिंग इफेक्ट से मतलब है नहीं। तो रेजिस्टेंस यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाता है, और पैरेलल में वही रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो आप कैसा कॉम्बिनेशन करवाना चाहेंगे, कमेंट में बताएं।